नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य हिंदी की श्रृंखला में आज हम 16वां पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पाठ्यक्रम के अनुसार लगभग 30 प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ हल करेंगे। और ये व्याख्या और प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी प्रश्न इस प्रकार से हैं जिसमें आपको असुमेलित की पहचान करनी है। और जो आयोग का नया ट्रेंड है, या यूँ कह लीजिए कि परीक्षा में जो प्रश्नों की कठिनाई का स्तर है, वो इसी तरह के प्रश्नों से ज़्यादा प्रभावित होता है। इसलिए एक एक प्रश्न और उसकी व्याख्या महत्वपूर्ण है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको ये वीडियो देखना चाहिए। इस सीरीज में 15 वीडियो पहले भी अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उनको भी जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी में ये चाहते हैं कि आपका स्कोर 60 में से 55 प्लस का रहे कम से कम, तो आप हमारी सामान्य हिंदी की ये बुक ले सकते हैं। ये बुक बेसिकली जितनी भी मानक पुस्तकें हिंदी की हैं और मानक शब्दकोश हैं, उनके एक बृहद संकलन के आधार पर तैयार की गई है, विश्लेषण के साथ में। इसीलिए 2016 से अब तक जितनी भी परीक्षाएं संपादित हुई हैं समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की, चाहे वो प्रीलिम्स परीक्षा हो चाहे मेंस की परीक्षा हो, तो उसके ऑब्जेक्टिव पेपर में इसमें हमेशा 55 प्लस क्वेश्चंस आए हैं, जो कि अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये ऑफलाइन भी अवेलेबल है बुक स्टोर्स पर, आप चाहें तो इसको मंगा सकते हैं। अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी इस प्रकार से करना चाहते हैं कि आप इस बार ही इस परीक्षा को क्रैक करके अपना नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज कराना चाहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सभी हमारे संस्थान के अब तक 2-3 परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों का विवरण है, तो आप हमारे इस फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि एक बेसिकली वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम है। इसमें आपको हमारे डिकोड एग्जाम एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ में नोट्स और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाता है। और ये कोर्स इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सभी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पूरी तरह से हर प्रकार से कवर हो जाते हैं। आपको किसी भी बाहरी स्रोत से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, क्योंकि सारा कंटेंट यहाँ पर सिस्टमैटिक ढंग से आपको प्रोवाइड किया जाता है और वीडियोस को कई बार प्ले करने की आपको सुविधा दी जाती है। इसी प्रकार टेस्ट भी आप जो है मल्टीपल टाइम्स जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ये 2 व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन पर आर फाउंडेशन कोर्स आप लिखकर भेज देंगे तो आपको व्हाट्सएप पर ही सारी जानकारी दे दी जाएगी। पहला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम के युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। तो प्रश्न की प्रकृति को समझ लीजिए कि पहले तद्भव शब्द होना चाहिए युग्म में, उसके बाद तत्सम शब्द होना चाहिए, और जो उसमें से असुमेलित हो उसमें हमको पहचान करनी है। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन हमारा है हल्का। हल्का का तत्सम शब्द यहाँ पर दिया है लघुक। क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद दूसरा शब्द है हरा। हरा का जो है यहाँ पर हरित दिया है। आप लोगों ने हरित के कई सारे प्रयोग भी देखे होंगे। तो हरित एक संस्कृत शब्द है, यानी तत्सम शब्द है, इसलिए ये भी बिल्कुल ठीक है। हरख या हरण, ये दोनों ही तद्भव शब्द होते हैं। अब आपको इसमें से डिसाइड करना है कि क्या इसका तत्सम हर्ष होता है। तो बिल्कुल सही, इसका तत्सम शब्द जो है हर्ष ही होता है। अगला जो है हमारा है शब्द हरण। तो हरण का यहाँ पर हरदी दिया गया है, जो कि गलत है। इसका सही तत्सम रूप क्या होना चाहिए? तो हरण का जो सही तत्सम रूप है वो हरितकी होना चाहिए, यानी हमारा जो डी ऑप्शन है वही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तद्भव तत्सम के ही प्रश्न है ये, और इसमें हमको देखना है कि कौन सा असुमेलित युग्म है। सभी प्रश्नों में एक ही बात आपसे पूछी जा रही है कि असुमेलित कौन सा है। तो साकल, साकल आपने खूब सुना होगा। तो साकल का तत्सम शब्द क्या होता है? श्रृंखला होता है। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। साई, जैसे कहा जाता है ना, साई इतना दीजिए, तो साई शब्द जो है वास्तव में उसका जो तत्सम रूप है या संस्कृत शब्दावली में उसको हम क्या कहते हैं? स्वामी कहते हैं। इसके बाद तीसरा ऑप्शन हमारा दिया गया है, यानी सी ऑप्शन सहेली। तो सहेली का यहाँ पर सखी दिया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि सखी भी क्या है? ये भी एक तद्भव शब्द ही है।
तो सहेली का जो सही रूप होगा क्या होगा, वह सहेलिनी या हुआ सह प्लस एली, इस प्रकार भी लिखते हैं जब उसका संधि विच्छेद जो है नहीं करते हैं, यानी उसको अलग अलग जब लिखा जाता है। और आखिरी ऑप्शन हमारा जो था वो तो सुमेलित ही था, लेकिन इसको जानना जरूरत है। सहीजन, सहीजन का जो है जो शुद्ध रूप होता है वो शोभांजन होता है। तो ये इस प्रकार से सुमेलित था, और चारों ऑप्शन को ध्यान से इसीलिए पढ़ना भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन तद्भव तत्सम का ही है, और इसमें भी हमको वही करना है, असुमेलित को पहचानना है। तो पहला लाख, अब लाख के ब्रैकेट में पदार्थ क्यों लिखा गया है, पदार्थ इसलिए कि यहाँ पर पदार्थ की गणना वाला जो है, जो एक लाख पदार्थ होता है, जैसे आपने सुना होगा कि लाख से बना हुआ जो लकड़ी के आइटम होते हैं तो वो वाला लाख है। तो इसका जो तत्सम शब्द है वो लाक्षा होता है। जैसे आपने महाभारत की जब कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें लाक्षागृह आता है। दुर्योधन ने लाक्षागृह का निर्माण कराया था पांडवों के लिए, जिससे उसमें आसानी से आग लगाई जा सके। दूसरा लाख है जिसका यहाँ पर लाछ दिया है, जो कि गलत है। क्या होना चाहिए, लाख का जो है लक्ष होना चाहिए। फिर बाकी जो सुमेलित हैं उनको भी पढ़ना जरूरी है। लहसुन, लहसुन के दो तरह के तत्सम मिलते हैं, एक तो लहसुन मिलता है, एक लहसुन मिलता है। फिर लड़ना का जो है तत्सम शब्द क्या हो जाता है, रण। अगला प्रश्न देखेंगे, तद्भव तत्सम का ही है, इसमें हमको असुमेलित पहचानना है। भूषण, भूषण का तत्सम शब्द क्या हो जाता है, भूषण हो जाता है। इसी प्रकार एक शब्द आपके सामने यहाँ दिया गया भीतर, भीतर का अभ्यंतर या आभ्यंतर, क्योंकि किताबों में दोनों ही मिलता है इसीलिए यहाँ पर एक साथ दोनों को प्रदर्शित किया गया है। तो दोनों ही जो है तत्सम की दृष्टि से सही है। फिर भूख, भूख का जो है तत्सम शब्द क्या हो जाता है, बुभुक्षा, यानी जो है खाने की इच्छा। अब सी ऑप्शन निश्चित रूप से यही हमारा सही उत्तर होना चाहिए और असुमेलित होना चाहिए। भुआल, भुआल का यहाँ पर दिया गया है तत्सम शब्द पुआल, जो कि गलत है। होना क्या चाहिए, भुआल का जो है भूपाल होता है, यानी भू का पालन करने वाला। तो ये किसका पर्यायवाची होता है, ये राजा का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तद्भव तत्सम में ही हमको देखना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, मक्खन, मक्खन का जो है जो तत्सम शब्द है वो मृक्षण होता है। क्या ये सही है, बिल्कुल ठीक है। फेरना का प्रेरण होता है, ये भी ठीक है। फेफड़ा, फेफड़ा को फुसफुस कहते हैं, आपने बायोलॉजी में पढ़ा भी होगा, फुसफुस धमनी। तो ये फुसफुस भी ठीक दिया है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। अब फूलना का यहाँ पर फूलन दिया है, जो कि गलत है। क्या होना चाहिए, फूलना का तत्सम रूप क्या होता है, फुल्लन होता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो क्योंकि मिलता जुलता शब्द है इसलिए इस तरह की गलतियां होना बहुत ही सामान्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न विशेष विशेषण से आ गया। अब इसमें पहले विशेष दिया होना चाहिए, उसके बाद उसका विशेषण शब्द दिया होना चाहिए, और असुमेलित की हमको पहचान करनी है। तो विशेष विशेषण में देखते हैं आत्मा। अब आत्मा के कई सारे विशेषण हो सकते हैं, क्योंकि एक ये ऐसा शब्द है इसका कई जगह प्रयोग होता है। तो आत्मा से आत्मिक भी बन गया, आत्मीय भी बन गया, और आत्म भी बन गया, जिससे आत्मसम्मान। तो कुल मिलाकर ये तीनों ही शब्द जो है इसके विशेषण हैं, और इसमें कोई भी गलत नहीं है। फिर बी ऑप्शन देखेंगे, आदर का दिया है आदरीय। क्या ये सही है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आदर का विशेषण शब्द क्या होगा, आदरणीय होता है या आदृत होता है। आदृत मतलब जिसका आदर किया जा रहा है या जिसका आदर किया गया है। फिर बचे हुए ऑप्शंस जो सही थे लेकिन उनको पढ़ना भी जरूरी है। आदि, आदि का या तो आदिम हो जाएगा, जैसे कहते हैं आदिम व्यक्ति, आदिम मानव, या आद्य। फिर आधार का दो तरह से बन सकता है, आधार का आधारित एक हो जाएगा विशेषण, या आदृत हो जाएगा। तो ये दोनों ही आपको ध्यान रखने चाहिए। अगला विशेषण विशेष देखते हैं कौन सा इसमें से असुमेलित है। उपहार, अब उपहार से उपहारी भी बन सकता है, उपहारिन भी बन सकता है, और उपहरित भी बन सकता है। तो तीनों ही ये जो है
विशेषण युग्म बिल्कुल सही दिए हैं। उपार्जन, उपार्जन का मतलब किसी चीज को कमाना, उपार्जन करना, तो उससे क्या हो जाएगा उपार्जित। जैसे अगर हम इसके आगे कोई संज्ञा शब्द लगाए, जैसे कहेंगे कि यह धन उपार्जित है या यह उपार्जित धन है, तो धन की विशेषता क्या बताई जा रही है, उपार्जित, यानी ये क्या है, विशेषण शब्द है, तो ये भी ठीक हो गया। अब सी ऑप्शन देखते हैं, उपासना दिया हुआ है, तो उपासना का अगर हम विशेषण बनाएंगे तो क्या उपासित होगा, नहीं। उपासना का क्या होना चाहिए, उपासना का उपास्य होगा या उपासक होगा, यानी उपासना करने वाला। जहां भी वाला शब्द जुड़ जाता है किसी भी शब्द के सामने, यानी वो विशेषण अपने आप ही हो जाता है। और अगला शब्द जो पहले से ही सुमेलित है वो कौन सा है, उपेक्षा। तो उपेक्षा जिसकी की जा रही है वो क्या है, उपेक्षित है, और दूसरा उसका विशेषण बन जाएगा उपेक्षणीय, यानी जिसकी उपेक्षा की जानी चाहिए। तो ये दोनों ही इसके विशेषण शब्द हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलम का बन गया कलमी, क्या ये सही है। कलम वही है जो हम पेड़ पौधों में कलम लगाते हैं और उनसे मतलब एक वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का एक मेथड होता है जिससे हम दूसरा पेड़ जो है पौधा तैयार कर सकते हैं। कहते हैं ना कि ये कलमी आम है, तो कलम से बन गया कलमी, बिल्कुल ठीक है, कोई कमी नहीं है इसमें। कलयुग, कलयुग का कहते हैं कलयुगी, जैसे कहते हैं ना कि ये कलयुगी बेटा है, तो यानी इसमें कलयुग के लक्षण है, यानी ये भी क्या है, विशेषण शब्द है। फिर अगला देखते हैं कल्पना, कल्पना का कल्पित हो जाएगा या काल्पनिक हो जाएगा, दोनों ही ठीक है, कोई भी इसमें गलती नहीं है। अब सी ऑप्शन में क्या, निश्चित रूप से यही हमारा सही उत्तर होना चाहिए, लेकिन इसमें गलती क्या है ये हमको पहचानना है। कलुष, कलुष का यहाँ पर दिया है कलौसिक, जो कि गलत है। क्या होना चाहिए, कलुष का होना चाहिए कलुषित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशेष विशेषण के ही असुमेलित युग्म को पहचानना है हमको, तो इसमें देखते हैं गांठ, गांठ का जो है विशेषण शब्द क्या हो जाएगा, गांठदार, यानी ऐसी चीज जिसमें गांठ हो, गांठ वाला। फिर गांव से, गांव एक संज्ञा शब्द है। गंवार यानी गांव में रहने वाला, गंवारू या गंवई, ये सभी जो है क्या है, विशेषण शब्द जाएंगे। गाना, गाना का जो है गाना गाने वाला यानी गवैया, ये भी जो विशेषण शब्द हो गया। अब बचा हमारा डी ऑप्शन, गायन का गाये लिखा है जो कि गलत है। गायन का क्या होगा, गेय, गेय का मतलब कोई भी गीत जो गाने योग्य हो उसको हम गेय कहते हैं या गुई कहते हैं, तो दोनों ही जो है इसके विशेषण शब्द हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विशेष विशेषण का असुमेलित युग्म कौन सा इसमें से है। छत का हो गया छतदार, यानी छत वाला। छल का छली, छल करने वाला, छलिया भी उसको कह सकते हैं, तो ये भी विशेषण हो गया, बिल्कुल ठीक है। छवि का छविदार, ये भी ठीक है क्या, नहीं। छवि का क्या हो जाएगा, छबीला हो जाएगा, ना कि छविदार। छाह का छाहदार, ये बिल्कुल ठीक है। तो देख लीजिए, छवि का क्या होना चाहिए, छबीला होना चाहिए, तब ये करेक्ट होता। अब विलोम युग्मों पे आ जाते हैं। विलोम में कौन सी गलती है ये हमको पहचाननी है, चारों में से एक जो है विलोम युग्म उसमें से गलत होगा ही। तो अतिक्रमण, अतिक्रमण का क्या हो जाएगा, आक्रमण, क्या ये सही है, नहीं, गलत है। अतिक्रमण का क्या होगा, अतिक्रमण का विलोम जो है अनतिक्रमण होगा। फिर बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ लेते हैं क्योंकि कोई भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अतिवृष्टि का मतलब, अति मतलब अधिक, वृष्टि का मतलब वर्षा, यानी बहुत अधिक वर्षा का होना। अनावृष्टि का मतलब वर्षा का ना होना। अतुल यानी जिसकी कोई तुलना ना हो, तुल्य जिसकी तुलना हो। अत्यधिक का अत्यल्प, तो ये सभी जो है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विलोम का ही है। आकुंचन, आकुंचन का अगर शाब्दिक अर्थ हम देखें तो उसका मतलब होता है सिकुड़ना, और उसका जो है विलोम क्या हो जाएगा, प्रसारण, तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है। आक्रमण का विलोम यहाँ दिया है आक्रमी, क्या ये ठीक है, नहीं, गलत है। आक्रमण का क्या हो जाएगा, प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा अगर इसका होता तो ये बिल्कुल ठीक होता। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, आक्रांत। आक्रांत का मतलब जो आक्रमण करने के लिए आतुर हो, तो आक्रांत का जो है विलोम क्या हो जाएगा, अनाक्रांत। इसी तरह से आक्रामक यानी जो आक्रमण की मुद्रा में हो,
तो उसका उल्टा हो जाएगा आक्रमित या आक्रांत। तो ये दोनों ही यहाँ पर ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इस सभी मिलते जुलते शब्द हैं, थोड़ा सा इनमें अंतर है, इनको जो है जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विलोम से ही संबंधित है। अब उत्कर्ष, उत्कर्ष का मतलब होता है उत्थान या ऊपर जाना, उसका उल्टा हो गया अपकर्ष या पराभव। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी गलती नजर नहीं आती है। नेक्स्ट ऑप्शन है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का मतलब अगर इंग्लिश में हम समझें तो एक्सीलेंट होता है, और यहाँ पर क्या दिया है अनत्कृष्ट, जो कि गलत है। तो क्या सही होना चाहिए, उत्कृष्ट का जो है होना चाहिए निकृष्ट होना चाहिए, यानी जो है सबसे निचला या अधम। उसके बाद उत्तम का अधम या अंतम हो गया। उत्तरदायित्व का विलोम हो गया अनुत्तरदायित्व। तो ये सभी आपस में काफी समानता रखते हैं शब्द, और इनमें जो है थोड़ा सा अंतर होता है, इसलिए इस तरह के शब्दों को जरूर तैयार करें। अगला प्रश्न देखते हैं, विलोम का ही है। कंपित, कंपित का मतलब जो कांपा हुआ हो, और उसका विलोम हो जाएगा अकंपित या निष्कंप। बिल्कुल ठीक है, कोई कमी नहीं है इसमें। फिर कच्चा, कच्चा का विलोम यहाँ दिया है अधपका, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो कच्चा और अधपका लगभग एक जैसे ही शब्द है। कच्चा तो बिल्कुल ही कच्चा होगा, अधपका जो पूरा पका ना हो, तो ये एक दूसरे के विलोम नहीं हो सकते हैं। तो क्या होना चाहिए, कच्चा का विलोम या तो पक्का होगा या पका हुआ होगा। बाकी और शब्दों पे भी ध्यान ले लेते हैं, उत्तर तो हमको अपना मिल ही गया है। कटु का हो जाएगा मधु या मृदु, कठिन का विलोम हो जाएगा सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षति का विलोम अक्षत, क्या ये सही है, नहीं बिल्कुल गलत है। ये क्षति का जो है विलोम क्या हो जाएगा लाभ, क्योंकि क्षति का अगर सामान्य अर्थ हम समझे तो वो हानि होती है। फिर क्षीण का जो है विलोम पुष्ट हो जाएगा, क्षुण्ण का अक्षुण हो जाएगा, और क्षुद्र, क्षुद्र एक अनेकार्थी शब्द है, इसलिए इसके विलोम भी कई सारे हो सकते हैं। क्षुद्र का महान होगा, विराट होगा या विशाल होगा। इस तरह से एक बार और रिवाइज कर लीजिए, क्षति का विलोम लाभ होगा, क्षीण का पुष्ट होगा, क्षुण का अक्षुण होगा, क्षुद्र का महान, विराट या विशाल हो जाएगा। अगला प्रश्न जो वाक्यांश से संबंधित है, वाक्यांश और उनके लिए एक शब्दों के युग्म दिए हैं, और इसमें से असुमेलित वाले को हमको ढूंढना है। चलिए शुरुआत करते हैं नीचे से। अन्न की देवी क्या कहलाती हैं, अन्नपूर्णा कहलाती हैं, बहुत ही आसान है। अनेक शब्दों या पदों को मिलाने की शैली क्या कहलाती है, समासिक। वैसे तो समास कहते हैं, मेल करने को समास कहते हैं, और उसकी जो शैली है वो सामासिक हो जाएगी, इसमें भी कोई गलती नहीं है। अनेक धंधों से संबंध रखने वाला, यानी जो एक साथ कई सारे धंधों में लिप्त हो या काम करता हो, वो बहुधंधी व्यक्ति होता है, ये भी ठीक है। अनुरक्ति ना रहने की अवस्था या भाव को निरक्ति नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, विरक्ति कहते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, अनुरक्ति ना रहने की अवस्था या भाव क्या कहलाता है, विरक्ति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाक्यांश और उनके लिए एक शब्दों में से जो है, कान में पहनने वाले आभूषण को कर्णाभरण या कर्णाभरण दोनों ही जो है लिखे जाते हैं। एक तत्सम शब्द है, एक तद्भव शब्द है, लेकिन दोनों का ही प्रयोग होता है। आगे, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा, जो अभी तक कानून नहीं बना है, बस वो प्रपोजल है, तो प्रपोजल को हम क्या कहते हैं, विधेयक कहते हैं। ये भी ठीक है। कानून द्वारा प्राप्त, अगर कोई चीज कानून द्वारा प्राप्त है तो उसको विधि प्रदत्त कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि ये विधि प्रदत्त अधिकार है। फिर डी ऑप्शन निश्चित रूप से यही गलत होना चाहिए। काम के लिए अनुपयुक्त समय को हम क्या कहते हैं, अनुचित, जो कि गलत है। काम के लिए कोई अनुचित समय, अनुपयुक्त समय है, उसको हम वृथा समय कहते हैं। हो सकता है ये शब्द आपने कम सुना हो, या इसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी, तो इसको जान लीजिए, ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, वाक्यांश में ही देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा जो राज्याधिकारी या राष्ट्र का प्रधान होता है, उसको क्या कहते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, प्रेसिडेंट। किसी वस्तु का चौथाई भाग क्या कहलाता है, चतुर्थी, नहीं गलत है, क्या कहलाएगा, चतुर्थांश कहलाएगा। कैसे लिखा जाएगा, ये देखिए, चतुर्थांश यानी चौथा अंश, तभी ये चौथा भाग हो गया। बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ लेते हैं, महत्वपूर्ण है।
किसी वस्तु का जो भीतरी भाग होता है उसको अभ्यंतर या आभ्यंतर कहते हैं। किसी वस्तु के क्रय विक्रय का एक छत्र अधिकार अगर किसी एक अकेले आदमी को मिल जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एकाधिकार, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोनोपोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाक्यांश का ही है ये। ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़ दिए जाते हैं उनको क्या हम कहते हैं? परिशिष्ट कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप किताबें पढ़ते हैं, तो खासकर हिंदी की किताबें पढ़ते होंगे या और कोई भी पढ़ते होंगे, तो उसमें आखिरी में बहुत सारी चीजें अलग से जोड़ दी जाती हैं, उनको परिशिष्ट कहा जाता है। फिर घने बालों वाली नायिका को क्या कहते हैं? अलका कहते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। घर में दासी द्वारा उत्पन्न दास को गृहजात कहते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है। घर या देश के अंदर आपस के लोगों या दलों की लड़ाई को गृह दोष कहा जाता है? नहीं, क्या कहा जाता है? गृह युद्ध कहा जाता है। थोड़ा सा शब्दों में हेरफेर कर दिया गया जिससे जो है कंफ्यूजन की स्थिति बनती है। तो गृह दोष ना होकर क्या होना चाहिए? गृह युद्ध होना चाहिए। अगला प्रश्न, इसमें हमको बताना है कौन सा गलत है ऑप्शन जो सुमेलित नहीं है। ग्रह बसाकर रहने वाला, यानी जो ग्रह बनाकर रहता है या घरेलू जीवन में रहता है वो क्या कहलाता है? गृहस्थ कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सा है, आसान भी है। गोद में सोने वाली स्त्री को हम क्या कहते हैं? अंक सायनी। नाम से स्पष्ट है, अंक मतलब गोद, सायनी मतलब सोने वाली। फिर गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? दत्तक कहलाता है, जिसको हम कहते हैं दत्तक पुत्र यानी एडॉप्टेड सन। डी ऑप्शन देखते हैं, गोपियों का घेरा बांधकर नाचने की क्रिया लीला, क्या ये सही है? तो इसको हम लीला ना कह के क्या कहेंगे? रास कहते हैं। रास आप जानते हैं कि ब्रज क्षेत्र का एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है, और पूरा नाम अगर उसको हम कहते हैं तो रास लीला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध शुद्ध वर्तनी पर हम लोग आ गए। इसमें से एक युग्म गलत है, यानी इसमें पहले अशुद्ध शब्द लिखा होगा फिर उसकी शुद्ध वर्तनी लिखी होगी, और ऐसा युग्म हमको ढूंढना है जो सुमेलित ना हो। तो इसमें से देखते हैं शक्ति। अब देखिए का पर बड़ी की मात्रा लगी है जो कि गलत है, होना क्या चाहिए? शक्ति। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। शरद चंद की जगह शरद चंद लिखा है, ये भी बिल्कुल ठीक है। शांतमय की जगह शांतिमय, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर शीघ्र और शीघ्र दोनों ही जो है गलत लिखे हैं। सही कैसे होना चाहिए? ये वाला शीघ्र जो है बिल्कुल ठीक होता है वर्तनी की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से देखना है कौन सा गलत है। संवरण यहाँ पर दिया है और लिखा कैसे जाता है सही? संवरण। ये जो है गलत है। कैसे लिखा जाएगा? संवरण को अगर शुद्ध लिखना है तो संवरण इस प्रकार से लिखा जाएगा। बाकी शब्दों को भी देख लीजिए, संवाद, संहार और सरोवर, ये जो है इसके शुद्ध वर्तनी रूप हैं। अगला अशुद्ध युग्म, इसमें भी हमको पहचानना है। तो यहाँ दिया है स्वामी भक्ति, निश्चित रूप से गलत है, और यहाँ पर स्वामी भक्ति लिख दिया है, ये भी बिल्कुल गलत है। सही कैसे लिखा जाएगा? स्वामी भक्ति, ता पर छोटी की मात्रा लगेगी। बाकी जो और शुद्ध शब्द दिए हैं उनको भी देख लीजिए। स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, हस्तकंप बिल्कुल ठीक है, हस्तक्षेप बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें वाक्य में हमको शुद्धि पहचाननी कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैंने तुमको अनेक बार कहा है, कोई गलती है इसमें क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक है ये। तुमने मोहन को देखा है, बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। मैं पिछले साल यहाँ पढ़ता था, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब लास्ट वाक्य क्या है? मैं इस वर्ष परीक्षा दिया हूँ। अब ये क्या है? गलत है। इसमें सही क्या है? मैंने इस वर्ष परीक्षा दी है। तो अगर इसका हमको शुद्ध रूप लिखना है तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। अगला अशुद्ध को हमको इसमें पहचानना है। गांधी जी चरखा चलाते थे, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। उनके पैरों में बेड़ियां पड़ी थी, इसमें कोई गलती है क्या? नहीं, ये भी बिल्कुल ठीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज लखनऊ आएंगे, आप देख सकते हैं माननीय जो है इसकी क्या है? वर्तनी की अशुद्धि। कैसे लिखा जाएगा? माननीय, इस प्रकार से लिखा जाएगा तो ये शुद्ध होगा।
तो हमको अपना उत्तर मिल गया है। और अगला हम शुद्ध वाक्य पढ़ लेते हैं। काले धन को वापस लाकर सरकार ने बुद्धिमानी का कार्य किया है। इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग के मन में गांधी और गांधी को लेके जो है शंका हो सकती है कि कौन सा सही है, क्योंकि अधिकांश किताबों में गांधी इस प्रकार से सही लिखा जाता है और कई जगह इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ तक कि जो भारत की मुद्रा है, जो आपके पास करेंसी नोट होता है, उसमें आप देखेंगे तो गांधी इस प्रकार ही लिखा हुआ है। तो ये एक अलग विवाद का विषय है, लेकिन फिलहाल जो है ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो अंतरिक्ष का पर्यायवाची इसमें से हमको ढूंढना है जो नहीं है। कौन सा नहीं है? खगोल, नभमंडल, गगन मंडल, ये सभी क्या है? अंतरिक्ष के पर्यायवाची। भूगोल क्या है? भूगोल एक अलग विषय है जिसमें पृथ्वी के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। उससे पहले अंतरिक्ष के सारे एक बार रिवीजन कर लेते हैं पर्यायवाची का। खगोल, नभमंडल, गगन मंडल और आकाश मंडल। अंधा का पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं है। कौन सा नहीं है? तो चक्षुहीन, सूरदास, नेत्रहीन, ये सभी अंधे के पर्यायवाची शब्द हैं। अनच्छ जो है ये गलत दिया हुआ, इस तरह का कोई शब्द नहीं होता है। अंधा के लिए कई सारे पर्यायवाची शब्द यूज होते हैं। नेत्रहीन, सूरदास, सूरदास एक संज्ञा की तरह यूज होता है। चक्षुहीन, विवेक शून्य, दृष्टिहीन, अंध, अच्छहीन, अनच्छ, आंधर, आंधरा, जन्मांध, दिव्य चक्षु, प्रज्ञा चक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्थान का पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं है। कौन सा नहीं है? तो उत्थान का मतलब ही होता है ऊपर की ओर प्रगति करना। उत्कर्ष सही है, आरोह सही है, चढ़ाव सही है। अवनयन जो है इसका एक तरह से उल्टा है, यानी विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ऋक्षेश का पर्यायवाची नहीं है। ऋक्षेश का पर्यायवाची शब्द इसमें से देखिए तो कौन सा इसमें से नहीं है? ऋक्षेश का पर्यायवाची शब्द होता क्या है? चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा का हो गया चंदा, शशि भी हो गया, निशाधर नहीं है इसका। ऋक्षेश के पर्यायवाची शब्दों को पढ़ लेते हैं एक बार। चंद्रमा, चंदा, चांद, शशि, राकेश, कलाधर और निशानाथ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कंदरा का पर्यायवाची नहीं है। कंदरा का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। कंदरा का अगर आप शाब्दिक अर्थ जानते होंगे तो कंदरा मतलब जो है गुफा होती है। तो विवर, दरी, गार, ये इसके हो गए। दरार इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कंदरा के पर्यायवाची शब्द हैं विवर, दरी, गार, बिल, मांद, गुफा, गुहा, खोह और गहवर। तो ये सभी जो है इसके पर्यायवाची शब्द हो गए हैं। तो मित्रों, आज की इस श्रृंखला में हम लोगों ने 30 प्रश्नों को व्याख्या सहित देखा, हल किया। इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार रिवाइज करके देख लीजिए। बाकी इसमें कुछ भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत आराम से ये सारे प्रश्न और इनसे जुड़े हुए तथ्य आपके तैयार हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। तो अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी में ये चाहते हैं कि आपका स्कोर 60 में से 55 प्लस का रहे कम से कम, तो आप हमारी सामान्य हिंदी की ये बुक ले सकते हैं। ये बुक बेसिकली जितनी भी मानक पुस्तकें हिंदी की हैं और मानक शब्दकोश हैं, उनके एक बृहद संकलन के आधार पर तैयार की गई है विश्लेषण के साथ में। इसीलिए 2016 से अब तक जितनी भी परीक्षाएं संपादित हुई हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की, चाहे वो प्रीलिम्स परीक्षा हो चाहे मेंस की परीक्षा हो, तो उसके ऑब्जेक्टिव पेपर में इसमें हमेशा 55 प्लस क्वेश्चंस आए हैं, जो कि अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये ऑफलाइन भी अवेलेबल है बुक स्टोर्स पर, आप चाहें तो इसको मंगा सकते हैं। अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी इस प्रकार से करना चाहते हैं कि आप इस बार ही इस परीक्षा को क्रैक करके अपना नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज कराना चाहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सभी हमारे संस्थान के अब तक 2-3 परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों का विवरण है, तो आप हमारे इस फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि एक बेसिकली वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम है। इसमें आपको हमारे डिकोड एग्जाम एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ में नोट्स और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाता है। और ये कोर्स इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सभी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं
वो पूरी तरह से हर प्रकार से कवर हो जाते हैं। आपको किसी भी बाहरी स्रोत से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, क्योंकि सारा कंटेंट यहाँ पर सिस्टमैटिक ढंग से आपको प्रोवाइड किया जाता है और वीडियोस को कई बार प्ले करने की आपको सुविधा दी जाती है। इसी प्रकार टेस्ट भी आप जो है मल्टीपल टाइम्स जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ये 2 व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन पर आर ओ फाउंडेशन कोर्स आप लिखकर भेज देंगे तो आपको व्हाट्सएप पे ही सारी जानकारी दे दी जाएगी।